नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की लाइव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा सप्तमी, विषय सामाजिक विज्ञान। आज हम अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का पहले भाग में हमने दिल्ली में किन किन शासकों का शासनकाल रहा उसके बारे में समझा था। किस प्रकार दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, दिल्ली का राजधानी के रूप में किस शासक के द्वारा इसका वो विस्तार हुआ था, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। साथ ही पांडुलिपि को किस प्रकार तैयार किया जाता है वो भी हमने इसमें पढ़ा था। पांडुलिपि को तैयार करने के लिए 4 चरण होते थे। पहला कागज को तैयार करना, फिर लेखन का कार्य करना, तीसरा जो लेखन का कार्य किया जाता है उसमें महत्वपूर्ण शब्दों पर सोने के पानी से उसे आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता था। फिर चौथा लास्ट स्टेप ये होता था, उन सभी कागजों को एकत्र करके उन पर जिल्द तैयार की जाती थी। आज हम पढ़ेंगे न्याय चक्र। न्याय चक्र, जैसा कि हमने पढ़ा था कि दिल्ली के सुल्तानों की जानकारी के लिए हमें बहुत सारे अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य यानी भवनों के निर्माण आदि से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही कुछ तारीख और त्वारिख यानी तारीखों के अनुसार त्वारिख उसका बहुवचन रूप होता है, जिसमें शासनकाल के बारे में, सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और सुल्तानों की उस समय जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी। वह फारसी भाषा का उपयोग ज़्यादा करते थे। न्याय संगति यानी न्याय चक्र के बारे में बताया गया है। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख-ए-मुदब्बिर उन्होंने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के द्वारा ही चलता था। सैनिक के बिना राजा का कार्यकाल ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था, क्योंकि उस समय अपने राज्य के विस्तार करने के लिए युद्ध की नीति को अपनाना पड़ता था और युद्ध के लिए विशेषतः सैनिकों की आवश्यकता होती थी। इसलिए राजा को सैनिकों के बिना राजा का शासनकाल नहीं चल पाता था। और सैनिक जब रखेंगे तो सैनिक को वेतन भी देना आवश्यक होगा, क्योंकि वह एक आमदनी के लिए कार्य करता है, तो उसके लिए उसे वेतन की भी आवश्यकता होती है। इसलिए सैनिक वेतन के बिना नहीं रह सकते हैं। और ये जो वेतन है वो राजा के पास किस प्रकार आता है? वेतन राजा के पास किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से आता है, यानी जो किसान अनाज उत्पादते हैं उसके ऊपर से उनसे कर वगैरह लिया जाता है, उसके द्वारा ही राजा की क्या होती है? आमदनी होती है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वह खुशहाल और प्रसन्न हो। अगर कुछ किसानों की खेती अच्छी नहीं हो पाती है, राजा पर उस पर अत्यधिक कर का बोझ हो जाता है, तो राजस्व भी नहीं चुका पाएंगे। और ये किसान खुशहाल और प्रसन्न कब रह सकते हैं? जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, यानी सबको समान रूप से न्याय प्राप्त हो और ईमानदारी के साथ किसानों से और अन्य लोगों से राजस्व वसूल करे, उन पर अत्यधिक बोझ न। न्याय संगति शासन पर बहुत अत्यधिक महत्व देते थे।
उनका मानना था कि न्याय संगठित जो शासनकाल होता है वो बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चल सकता है। इसी के आगे त्वारिक के जो लेखक थे वो विशेषकर दिल्ली में रहते थे और दिल्ली के सुल्तानों पर ही उनका कार्य होता था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में ही, शासनकाल के बारे में ही लिखने का कार्य होता था। तो उन लेखकों के अनुसार जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद ये एक आदर्श समाज की व्यवस्था बताई है। उन लेखकों का मानना है कि जन्म सिद्ध अधिकार व लिंग भेद की व्यवस्था को तरीके से बनाए रखेंगे तो आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। तो उस समय लेखकों का मानना था कि जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्ति को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत से मिलता है। जन्म सिद्ध अधिकार से क्या तात्पर्य होता है कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं उस कुल के अनुसार ही हमें कार्य मिलता है। जैसे कुम्हार का बेटा है वो कुम्हार का कार्य करेगा, किसान का बेटा है वो किसान खेती करेगा, और राजा का बेटा है तो राजा का वो शासनकाल कार्य करेगा। उसी प्रकार से दूसरा था लिंग भेद। स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये लिंग भेद का है तात्पर्य, यानी कि जो पुरुष को श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि लेखकों का मानना है कि स्त्रियां भी इन कार्यों में आगे हो सकती है। इस विचारधारा को छोड़कर हम सबको समान दृष्टि से कार्य करने का कार्य दे तो समाज की व्यवस्था है वो आदर्श समाज व्यवस्था स्थापित हो सकती है। इसी क्रम में 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया को सिंहासन पर बैठाया गया था। क्योंकि इल्तुतमिश के दोनों पुत्र थे वो शासन के योग्य नहीं थे, इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया को सुल्तान के रूप में बैठाया था। उस युग के इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वे अपने सभी भाइयों में से अधिक योग्य और सक्षम थी। जैसा कि मैंने बताया कि जो उसके पुत्र थे उसके वो शासन का को समझने और उसको तरीके से व्यवस्थित रखने के लिए योग्य नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को सिंहासन पर बैठाया था। लेकिन फिर भी वह एक रानी शासिका के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि स्त्री लिंग भेद जैसा रखा जाता है कि पुरुषों को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। उस काल में पुरुष ही शासन संभाल सकता है। इस प्रकार उसने व्यवस्थित शासन को चलाने का प्रयास भी किया, लेकिन विरोधियों के द्वारा वो शासन ज़्यादा समय तक नहीं चला सकी और 1240 ईस्वी में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज की सभ्यता व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। उस समय की मान्यता थी कि स्त्रियां पुरुषों के अधीन ही रहकर कार्य कर सकती है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध माना जाता था, इसलिए कहा जाता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा सिर्फ मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। यानी कि जो मर्दों की सूची में जो
खुदा यानी भगवान ने इस रचना में सिर्फ मर्दों को ही इस शासनकाल को अपनाने का क्रम दिया है। स्त्रियों को शासन सत्ता प्राप्त नहीं है। उसने स्त्री होकर शासन सत्ता प्राप्त की तो भी उसका नतीजा क्या हुआ कि वो कम समय तक ही शासन कर पाई थी। ये मिन्हाज ए सिराज के रजिया के प्रति विचार थे। रजिया ने अपने अभिलेखों के सिक्कों पर अंकित करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। जो राजा होता था वो अपने नाम के सिक्के चलाते थे। तो रजिया ने अपने अभिलेखों में और सिक्कों में अपना स्वतंत्र नाम न देकर अपने पिता के नाम को भी शामिल किया था, जबकि आज राज्य था। और उस वंश में रानी रुद्रमा देवी, जिसने 1262 से 1289 तक के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि जो रुद्रमा देवी थी उसने अपना शासनकाल स्वतंत्र रूप से चलाया था और अपने अभिलेखों में अपने आप को स्वयं पुरुषों के भांति ही उसने दर्शाया था और पुरुषों का रूप में ही वो रहती थी। रानी बनकर पुरुषों के वेश में ही वो शासन कार्य करती थी, जिससे पुरुष होने का भ्रम पैदा होता था। एक और महिला शासक का उदाहरण मिलता है कश्मीर की रानी दिद्दा, जिसने 980 से 1003 तक शासन किया था। उसका नाम बड़ी बहन के नाते उसे सब दीदी 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 करते करते उसका धीरे धीरे नाम दिद्दा में बदल गया और वह सबकी प्रिय रानी भी बन गई और उसे संबोधन के रूप में दिद्दा के नाम से संबोधन किया गया। यानी कि जो ये दो महिलाओं ने शासन किया था वो स्वतंत्र पुरुषों से स्वतंत्र रहकर, जबकि रजिया ने जो शासन किया था वो अपने पिता के साथ नाम मिलाकर उसने शासन किया था। और ये स्वतंत्र रूप से दोनों ने शासन करने के कारण इनका शासनकाल बहुत प्रिय रहा और पुरुषों की भांति ही पुरुषों के वेश में ही वो शासन गद्दी पर बैठती थी और अपना शासन कार्य करती थी। आज का गृह कार्य इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था। तीसरा, रजिया का शासनकाल कितने वर्ष का रहा। मिन्हाज ए सिराज के रजिया सुल्तान के बारे में विचार और जन्मसिद्ध अधिकार व लिंग भेद से क्या तात्पर्य है। ये पांचों प्रश्न आज के गृह कार्य के लिए। आज के लिए धन्यवाद।